हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट द मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन। गाइस, जो हम लोगों ने ये पढ़ के रखे हैं कॉन्सेंट्रेशंस को रिप्रेजेंट करने के तरीके, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंट्रेंस एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस पेपर्स में अगर आप लोग देखें तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होता है, पर्टिकुलरली मोलैलिटी एंड नॉर्मेलिटी से रिलेटेड। वो एक सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड होती है ये भी हम लोगों ने पढ़ के रखा था, एंड कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने सॉल्व करके रखा था, बहुत सारा होमवर्क भी दे के रखा था। आज की वीडियो में हम लोग एक इजी टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ अबाउट द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सोलूट। आप लोग ज़रा सोचिए कि हमें सॉल्यूशन प्रिपेयर कराना है। सॉल्यूशन, जस्ट इमेजिन ट्रू सॉल्यूशन जिसमें सोलूट सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। जस्ट इमेजिन कि मेरे पास इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी है, इस लेवल तक होगा, कोई ना कोई वॉल्यूम होगा इसका। यहाँ पर है वाटर, मान लीजिए कि ये 100 ml है, ठीक है। नाउ इसमें हम लोग सॉल्ट को ऐड करते हैं या फिर कोई भी सोलूट ले लीजिए, शुगर ले सकते हैं। सोचिए ज़रा, हम लोग जब इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट को धीरे धीरे करके, इनिशियली 1 ग्राम ऐड करते हैं, फिर 1 ग्राम ऐड करेंगे, फिर 1 ग्राम करेंगे, फिर से 1 ग्राम ऐड करते जाएंगे, मतलब 1-1 ग्राम के इंस्टॉलमेंट्स में हम लोग यहाँ पर एडिशन करते जाएंगे। यू विल ऑब्जर्व कि जैसे जैसे हम लोग सॉल्ट को पानी में डिज़ोल्व कराने की कोशिश करेंगे तो सॉल्ट जो है ये डिज़ोल्व होगा, बराबर है। सॉल्ट क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, एंड हमें सोल्यूशन मिलता जाएगा, कोई ना कोई कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन मिलता जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है गाइस कि आप लोग जो सॉल्ट ऐड करते हो, ये सॉल्ट ऐड होने के बाद डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपने फिर से अगर सॉल्ट को ऐड कर दिया तो क्या होगा, आपने जो सॉल्ट ऐड कराया है वो एज इट इज़ पड़ा रहेगा, सॉल्यूशन के अंदर पड़ा रहेगा, बराबर है। कैसे, तो उसके हिसाब से हम लोग ना सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला जो सॉल्यूशन होता है इसे हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सेकेंडली सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एंड थर्ड वन इज़ द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये तीनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर समझ के रखनी है, कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन इसमें एक डेफिनेशन मिलने वाली है सोलबिलिटी की, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस करके रखा है। देखिए, अब अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग कैसे बना सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें डिसॉल्व्ड सॉल्ट एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है। डिसॉल्व्ड एंड अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट के बीच में इक्विलिब्रियम होता है, मतलब क्या, आपने इसमें सॉल्ट ऐड करना चालू किया, डिसॉल्व होगा। एक स्टेज ऐसी आ जाएगी कि आपने जो सॉल्ट ऐड किया वो अब डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब ये कि सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व भी है एंड यहाँ पर सॉल्ट के क्रिस्टल्स भी हैं। तो ये जो सॉल्यूशन आता है जिसमें थोड़ा सा सोलूट ज़्यादा है किसके मुकाबले, तो इस सॉल्वेंट की कैपेसिटी ना, इस सॉल्वेंट की जो कैपेसिटी थी सोलूट को डिसॉल्व करने की, वहाँ तक वो सोलूट को डिसॉल्व कर पाएगा, उससे ज़्यादा, जस्ट ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा आ गया तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। सोचिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या, तो सर सॉल्वेंट की कैपेसिटी तक अगर हम लोग सोलूट डिसॉल्व नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि उस सॉल्यूशन में और थोड़ी क्वांटिटी में सोलूट ऐड किया जा सकता है। ऐसे केस में उस सॉल्यूशन को आप लोग कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बराबर है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या, तो पागलपन है। सर ये कैसे होगा, कैसे पागलपन है, देखिए सैचुरेशन आ गया, यहाँ पर सैचुरेशन आ गया, तो सैचुरेशन आने के बाद आप लोग उसमें अगर सॉल्ट ऐड करते हो तो वो तो एज इट इज़ पड़ा ही रहेगा ना, वो किस काम का है। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप लोग क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे, इसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। अब इन तीनों कंडीशन को समझो। जस्ट इमेजिन कि मैंने कहा कि मेरे पास जो सॉल्वेंट है ये है 100 ग्राम पानी, ठीक है ना, एंड मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी जो सोलबिलिटी है, इसमें सॉल्ट की जो सोलबिलिटी है वो अगर है 5 ग्राम पर 100 ml,
बराबर है 5 ग्राम पर 100 ml। इसका मतलब क्या कि मैक्सिमम 5 ग्राम इसके अंदर डिजोल्व हो सकता है। तो आपने अगर ऐसा सॉल्यूशन बनाया 4 ग्राम पर 100 ml, तो ये कैसा हो गया, ये कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। क्यों? क्योंकि इसमें 1 ग्राम सॉल्ट अभी भी ऐड हो सकता है, राइट। अगर आप लोगों ने 5.1 ग्राम ले लिया, 5.1 ग्राम पर 100 ml, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, सैचुरेटेड हो गया। एंड इफ आप लोगों ने इससे ज़्यादा ले लिया 5.1 ग्राम पर 100 ml सॉल्ट ले लिया, तो ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा गाइस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब सोलुबिलिटी के हिसाब से हम लोग सॉल्यूशन को क्लासीफाई कर रहे हैं, दैट इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फिर सवाल ये आता है कि ये सोलुबिलिटी है क्या। सोलुबिलिटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल एस। एंड सोलुबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में याद रखेंगे गाइस। सोलुबिलिटी का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोलूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड, दैट कैन बी डिजॉल्व्ड in a given quantity, in a given quantity of a solvent, of a solvent at a given temperature, at a given temperature, particular temperature पे फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में सोलूट की कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी डिजॉल्व हो सकती है, इसे हम लोग कहते हैं सोलुबिलिटी, राइट। सोलुबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय लेटर एस। एंड सोलुबिलिटी को एक्सप्रेस्ड हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो सोलुबिलिटी को एक्सप्रेस हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दैट इज मोल पर डीएम क्यू। मतलब क्या, मोलरिटी, मोल्स के हिसाब से, मतलब कितने मोल्स पानी में डिजोल्व हो सकते हैं इसके हिसाब से। तो मोल पर डीएम क्यूब का मतलब ये भी होता है मोल पर लीटर। और हम लोग दूसरा जो यूनिट यूज करते हैं गाइस, वो होता है ग्राम पर 100 ml और पर 100 ग्राम। इसे परसेंटेज बाय मास भी मान लीजिए आप लोग, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, फिक्स क्वांटिटी है सॉल्वेंट की, बराबर है। तो 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना ग्राम सोलूट का डिजोल्व हो सकता है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, सोलुबिलिटी। गाइस ये जो सोलुबिलिटी है, ये सोलुबिलिटी अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि हर एक टेम्परेचर एंड हर एक प्रेशर पे पर्टिकुलर चीज़ किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाए, नहीं। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं देखते हैं, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी, कई सारे फैक्टर्स हम लोग दे सकते हैं सोलुबिलिटी ऑफ सोलूट, जिसमें पहला जो फैक्टर होता है, ये होता है नेचर ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोलूट एंड सॉल्वेंट इनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। कैसे हो सकता है, सॉल्ट पानी में डिजोल्व होता है, पता है आपको, ठीक है। लेकिन क्या सॉल्ट को कभी पेट्रोल में डिजोल्व करके देखिए तो, ये केरोसिन में डिजोल्व करके देखिए, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। आप लोग पेट्रोल को केरोसिन में मिक्स करके देखिए, हो जाएगा। लेकिन पेट्रोल को पानी में मिक्स करके देखिए तो होगा क्या, तो बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसमें सोलुबिलिटी का एक रूल छुपा होता है, और उस रूल को हम लोग कहते हैं लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक। इसका मतलब क्या होता है कि सिमिलर क्लास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का कोई एक क्लास मतलब पोलर है या नॉन पोलर है, तो उसी टाइप का सॉल्वेंट अगर आ जाए तो उसमें डिजोल्व होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड पोलर है, राइट, दैट इज पोलर सोलूट्स, तो जो पोलर सोलूट्स होते हैं आर सोलूबल, पोलर सोलूट्स आर सोलूबल इन पोलर सॉल्वेंट, ये पोलर सॉल्वेंट्स में डिजोल्व होंगे। देखिए सोलुबिलिटी का रूल, लाइक डिजोल्व्स लाइक के हिसाब से आया कि नहीं आया। कैसे सर, साबित करके दिखाइए। मैंने कहा कि पोलर सोलूट्स जो है ये पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, जी हाँ। इसका मतलब ये कि नॉन पोलर सोलूट ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होंगे, बिल्कुल सही। कैसे, चलिए एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं NaCl। आपको पता है कि NaCl को जब हम लोग पानी में डिजोल्व करते हैं तो NaCl इस फॉर्म में रह सकता है, बराबर है।
मीन्स सोडियम क्लोराइड जो है ये पानी में अच्छे से डिजॉल्व होता है। हाँ, इसका रीज़न है क्योंकि सोडियम क्लोराइड भी पोलर है एंड पानी तो पोलर होता ही है। लेकिन ऐसा क्यों, जरा सोचिए, जब आप लोग NaCl को पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो 3 टाइप के इंटरेक्शंस हैं। सोलूट इनके बीच में इंटरेक्शन होगा, सोलूट एंड सोलूट के बीच में इंटरेक्शन होगा। हाँ, सिमिलरली सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन भी तो होगा, डेफिनेटली होगा। सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। एंड देन इसके बाद सोलूट एंड सॉल्वेंट इनके बीच में भी इंटरेक्शन होगा गाइस, राइट। तो ये जो इंटरेक्शंस होते हैं ये सारे के सारे इंटरेक्शंस कंपेरेबल होते हैं। तो इसीलिए कोई भी सिमिलर क्लास ऑफ द कंपाउंड विल बी डिजॉल्व इन द सेम क्लास ऑफ द सॉल्वेंट। मीन्स पोलर सोलूट अगर है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा ही होगा। लेकिन सिमिलरली नॉन पोलर अगर सोलूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। जैसे एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को, नैप्थेलिन, पता है हम लोग अपने घर में यूज़ करते हैं नैप्थेलिन बॉल्स, है ना। ये जो नैप्थेलिन है गाइस, ये नैप्थेलिन पानी में डिजॉल्व नहीं होता, पानी में डिजॉल्व नहीं होता। लेकिन इसे अगर आप लोग केरोसिन में डिजॉल्व करते हो या फिर इसे बेंजीन में डिजॉल्व करते हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर होगा उसमें डिजॉल्व होता है, उसमें ये डिजॉल्व होता है। पेट्रोल में भी डिजॉल्व हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ साबित होती है, ये जो कंपाउंड है दिस इज नॉन पोलर, ये नॉन पोलर है, ये पोलर है, बिल्कुल डिजॉल्व नहीं होगा। तो सर अब हम लोग थोड़ा सा और अपने नॉलेज के बारे में बढ़ाते हैं, नॉलेज के बारे में सोचते हैं। क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे घर में जो शुगर है ये पानी में डिजॉल्व होती है, जबकि होना नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि शुगर तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कोवैलेंट है, एंड पानी तो पोलर है भैया। बट स्टिल आप लोगों को तो पता ही है कि शुगर पानी में काफ़ी अच्छे से डिजॉल्व होती है ना। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? एक सबसे पहला रीज़न, तो ये जो कंपाउंड है इट इज़ नॉट 100% कोवैलेंट। ये कैसा होता है? पोलर कोवैलेंट। क्यों? क्योंकि इसमें अल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एंड दूसरी चीज़ ये कि ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। आप लोगों ने इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग वाले लेसन में, बराबर है। तो इसीलिए शुगर जो है ये पानी में डिजॉल्व होती है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि सर कैसे हो गया? तो ये इस वजह से होता है क्योंकि बहुत सारे जो पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये पानी के साथ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग सोलुबिलिटी ऑफ सोलूट, इसमें हम लोगों ने पहला फैक्टर डिस्कस किया, दैट इज नेचर ऑफ द सोलूट एंड द सॉल्वेंट। काफ़ी सिंपल है, तो ये एंट्रेंस में पूछने लायक है नहीं ये टॉपिक। अब दूसरे फैक्टर को समझते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलुबिलिटी, ऑन सोलुबिलिटी ऑफ सोलूट। यहाँ पर गाइस हम लोग थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई कर देते हैं। पहले समझते हैं कि सॉलिड सोलूट अगर होगा तो क्या होगा। नाउ सोलुबिलिटी के बारे में एंड टेम्परेचर के बारे में एक जनरल रिलेशनशिप मानी जाती है कि सोलुबिलिटी जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऐसा माना जाता है, कहीं रूल नहीं है। मतलब ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे सोलुबिलिटी क्या होगी? बढ़ेगी। एंड एक छोटा सा थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आने से सोलुबिलिटी डबल होती है। तो एक चीज़ याद रखिए कि टेम्परेचर जब 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, सोलुबिलिटी डबल्स। सोलुबिलिटी क्या हो जाती है? डबल्स हो जाती है। बाकी इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक में कुछ याद नहीं रखना है। नाउ जनरली जैसे जैसे सोलुबिलिटी टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सोलुबिलिटी बढ़ती है। बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि कई सारे सॉल्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिजॉल्व करते समय एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब टेम्परेचर कम हो जाएगा। एंड टेम्परेचर जब कम हो जाएगा, जैसे KCl या फिर NaCl को डिजॉल्व अगर हम लोग करते हैं तो ये जो डिजॉल्व होते हैं तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिजॉल्व होते हैं गाइस।
तो एंडोथर्मिक प्रोसेस से डिजोल्व होंगे तो इनका सोल्यूशन का टेम्परेचर गिरेगा, एंड ऐसे केस में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनकी सोलबिलिटी बढ़ जाती है अकॉर्डिंग टू द ली कैटेलियर प्रिंसिपल होता है, क्योंकि स्ट्रेस डेवलप होता है सिस्टम पे। ली कैटेलियर प्रिंसिपल आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ के रखा था। मतलब जनरली हम मान सकते हैं कि ऐसे सोल्यूट्स जो डिजोल्व होते समय एंडोथर्मिक प्रोसेस देते हैं, दिखाते हैं, उनकी सोलबिलिटी बढ़ जाती है विद द राइज इन टेम्परेचर। सिमिलरली कुछ ऐसे भी सॉल्ट्स हैं जिनका डिजोल्यूशन एक्सोथर्मिक होता है, जैसे कि मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है या फिर लिथियम सल्फेट भी हो सकता है। तो ये जो है ये एक्सोथर्मिक तरीके से डिजोल्व होते हैं, एंड देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो सोलबिलिटी होनी चाहिए ये टेम्परेचर के साथ साथ क्या होनी चाहिए, कम कम होनी चाहिए। बट स्टिल देयर इज़ नॉट अ रूल, ऐसा कोई भी क्लियर कट रूल नहीं है जो हमें ये बताता है कि टेम्परेचर एंड सोलबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन होगा। बट जनरली आप लोगों को ये याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सोलबिलिटी भी बढ़ती है, एंड जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो ये माना जाता है कि सोलबिलिटी डबल हो जाती है। जैसे इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में आप लोगों को दिखता है कि अलग अलग सॉल्ट्स के लिए सोलबिलिटी अलग अलग है। मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा है बिटवीन सोलबिलिटी एंड टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ता है, सोलबिलिटी देखिए। कुछ सॉल्ट ऐसे दिख रहे हैं आपको, जैसे कि KCl ले लीजिए, NaCl ले लीजिए, या फिर सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिए। ये ऐसे सॉल्ट्स हैं जिनकी सोलबिलिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे हैं। हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सॉल्ट्स हैं इनकी सोलबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। बट यू विल ऑब्जर्व गाइस कि इन्हें देखिए, जैसे सोडियम नाइट्राइट है या फिर पोटेशियम नाइट्रेट है, नॉट अ नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर KBr, तो यू विल ऑब्जर्व कि इनकी जो सोलबिलिटी है ये टेम्परेचर के साथ काफ़ी ज़्यादा चेंज होती है ना। एंड यहाँ पे एक्सेप्शन भी देख लीजिए, ये मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर के बढ़ने से सोलबिलिटी हमेशा बढ़े, नॉट नेसेसरी। दिख रहा है सोडियम सल्फेट के केस में क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे सोलबिलिटी कम कम होती है। एंड एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं यहाँ कैल्शियम सल्फेट का। कैल्शियम सल्फेट ये ऐसा सॉल्ट है जिसकी सोलबिलिटी टेम्परेचर के साथ साथ कम होती है। में टेम्परेचर बढ़ेगा एंड देयरफॉर सोलबिलिटी कम होगी। इसका एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, अपने घर में देख सकते हैं। सोचिए अगर हम लोग किसी एक ही कंटेनर में बहुत दिनों से नहाने का पानी गर्म करते हैं, एक च कंटेनर में बहुत दिनों से नहाने का पानी गर्म करते हैं, तो यू विल ऑब्जर्व कि उस कंटेनर की इनर साइड पे ना ऐसे स्केल्स डिपॉजिट हो जाते हैं, बराबर है, ऐसे स्केल्स डिपॉजिट हो जाते हैं। ये डिपॉजिट्स मोस्ट ऑफ द टाइम कैल्शियम सल्फेट के होते हैं गाइस, क्योंकि कैल्शियम सल्फेट के केस में ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने से इसकी सोलबिलिटी जो है ये काफ़ी कम कम होती है। देन दूसरा फैक्टर हम लोग समझते हैं यहाँ पर, गैसियस सोल्यूट अगर होगा तो गैसियस सोल्यूट मतलब ये कि इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोलबिलिटी ऑफ गैसियस सोल्यूट। गैसियस सोल्यूट के केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ, हम लोगों ने ये पढ़ा होगा कभी ना कभी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चार्ल्स लॉ का कहना होता है ना, चार्ल्स लॉ ये हमें बताता है, जिसके हिसाब से हम लोगों को एक चीज़ पता चलती है कि जो सोलबिलिटी होती है, सोलबिलिटी ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने से गैसेस की सोलबिलिटी कम कम होगी। ऐसा क्यों होगा, ये सोचने वाली बात है। ये एग्जांपल आप अपने घर में भी करके देखिए। एक कोल्ड वाटर लीजिए, एक कंटेनर में कोल्ड वाटर लीजिए, हमें इसे हॉट करना है, लेकिन कोल्ड वाटर को ऑब्जर्व करिए, यू विल ऑब्जर्व कि यहाँ पे कुछ गैसेस के बबल्स होंगे ना, कुछ गैसेस के बबल्स होंगे। अब इसे धीरे धीरे हीट करिए, क्या होगा अगर आपने इसे हीट कराया, यू विल ऑब्जर्व कि सर जैसे जैसे हम लोग इस पानी को गर्म करते हैं वैसे वैसे गैसेस के जो बबल्स हैं ये धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। हाँ, पहले इनिशियली छोटे छोटे बबल्स होते हैं, फिर वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है गैस का बबल, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है। देखिए टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो गैस का जो मॉलिक्यूल है इसका जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है जैसे पानी है,
तो ये पानी इतने बड़े हुए वॉल्यूम को अपने अंदर अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। एज अ रिजल्ट गैस का बबल एस्केप हो जाता है। एंड देयरफॉर हम लोग कह रहे हैं कि सोलुबिलिटी ऑफ गैसेस की बात हो रही है, बराबर है। सोलुबिलिटी ऑफ द गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। गाइस, इसका हम लोग डेली लाइफ में भी एग्जांपल ले सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आप लोगों ने कभी सोचा है जब समर सीजन आता है तो समर सीजन आते समय जो फिशेस होती है पानी के अंदर, ये पानी के नीचे जाना पसंद करती है, इन द डेप्थ वाटर, ये सरफेस पे नहीं रहती। क्यों होगा ऐसा? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सोचिए, जब समर सीजन में हम लोग इस सरफेस की अगर बात करते हैं तो समर सीजन में इतने एरिया का जो पानी है ये गर्म हुआ होगा, टेम्परेचर गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ने से गर्म हो गया पानी। हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ के पानी का टेम्परेचर बढ़ा होगा तो इसका ये मतलब भी तो होगा कि इस पानी में जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था वो भी निकल गया होगा, बराबर ना। जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन जब यहाँ से जाएगा तो फिशेस यहाँ पे रहना पसंद करेंगी क्या? नहीं, वो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए यहाँ पर बॉटम के साइड में आ जाएंगे। है ये चीज़ क्लियर? तो इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द सोलुबिलिटी ऑफ सोलूट, इसमें हमने सॉलिड सोलूट के बारे में भी पढ़ा एंड किसके बारे में पढ़ा? गैसियस सोलूट के बारे में पढ़ा। अब तीसरे फैक्टर की तरफ चलते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोलुबिलिटी ऑफ सोलूट, सोलुबिलिटी ऑफ सोलूट। अब आप लोग जरा सोचिए, सोलूट, आपके पास जो सोलूट है वो सॉलिड हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है एंड वो गैस भी हो सकता है। प्रेशर का इनकी सोलुबिलिटी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो ये कहा जाता है कि सॉलिड एंड जो लिक्विड होते हैं, जो सॉलिड एंड लिक्विड्स होते हैं उनकी सोलुबिलिटी के ऊपर प्रेशर से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये जो सॉलिड्स एंड लिक्विड्स होते हैं दीज आर इनकम्प्रेसिबल, दीज आर इनकम्प्रेसिबल, ये कंप्रेस नहीं हो सकते एंड देयरफॉर इनके ऊपर अगर हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इनकी सोलुबिलिटी के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल इन नेचर। तो गैसेस अगर कंप्रेसिबल है तो इनकी सोलुबिलिटी के ऊपर प्रेशर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जी हाँ, एंड ये गवर्न करता है एक लॉ दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ। हेनरी नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमें बताया कि जो गैसेस होती है इनकी सोलुबिलिटी प्रेशर के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती है। अब इनका कहना क्या होता है? इसका कहना ये है, द सोलुबिलिटी ऑफ गैस, द सोलुबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सोल्यूशन, और लिक्विड कह सकते हैं, इन अ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, is directly proportional to the pressure on the solution, on the solution। देखिए, solubility of a gas in a solution is directly proportional to the pressure on the solution, बराबर है, टू द प्रेशर। मतलब ये कि सपोज करिए कि आपके पास एक बॉटल है ना, इसमें सॉल्यूशन है एंड आप लोग इसमें गैस फिल करते हो, कोई भी एक गैस होगा, और इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते जाएंगे वैसे वैसे ये गैस इस सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व होती जाएगी, ऐसा इसका कहना है। मीन्स अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वेयर S का मतलब सोलुबिलिटी है एंड P का मतलब क्या है? प्रेशर। एंड इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए मैं कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, S इज इक्वल टू KH इंटू P, वेयर S का मतलब सोलुबिलिटी, राइट, S का मतलब है सोलुबिलिटी, P का मतलब प्रेशर, P का मतलब प्रेशर एंड KH का मतलब होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड एज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इसे सोलुबिलिटी कांस्टेंट भी आप लोग कह के दे सकते हैं।
नाउ सोलुबिलिटी देखिए, सोलुबिलिटी का जो यूनिट हम लोग लेते हैं वो होता है मोल पर डीएम क्यूब। एंड रही बात प्रेशर की, तो प्रेशर का यूनिट हम लोग लेते हैं बार या फिर एटीएम, बार या फिर एटीएम, बराबर है। तो जब भी कोई गैस किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी तो ऐसे केस में सोलुबिलिटी का यूनिट देखिए अब चेंज हो गया। क्या आएगा गाइस? के का तो यूनिट अभी तक हमने निकाला है नहीं, के का यूनिट मिल जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ पर कंडीशन को समझने की कोशिश करिए। इफ इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें तो के एच इज इक्वल टू क्या आ गया? एस अपॉन पी। तो के एच इसका यूनिट क्या होगा? दैट इज यूनिट ऑफ के एच। सोचिए एस का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ द प्रेशर बार। मतलब ये ऐसा हो गया, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब पर बार हो गया। और आप लोग एक और यूनिट दे सकते हैं ना, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय एटीएम। तो ये क्या हो गया? मोल पर डीएम क्यूब हो गया, मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम। ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट का यूनिट है, याद रखेंगे। कभी कभी यूनिट के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ कंडीशन मैं आपके सामने डालता हूँ कि इफ एस इज इक्वल टू 1 मोल पर डीएम क्यूब, मतलब सोलुबिलिटी कितनी है? 1, एंड प्रेशर मैं लेता हूँ 1 बार या फिर 1 एटीएम। तो ऐसे केस में क्या होगा? तो ऐसे केस में सॉरी प्रेशर हम लोग 1 कर देते हैं, सोलुबिलिटी नहीं, प्रेशर मैं कर देता हूँ 1। तो ऐसे केस में के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस, है ना। अगर आपने प्रेशर को 1 करा दिया, प्रेशर को 1 बार करा दिया या फिर 1 एटीएम करा दिया, तो ऐसे केस में के एच इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एस। तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिफाइन करिए, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है स्टेट बोर्ड में। हेनरी लॉ कांस्टेंट क्या आ गया? तो हेनरीज लॉ कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द सोलुबिलिटी ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन, बराबर है ना। सोलुबिलिटी ऑफ ए गैस इन द सॉल्यूशन एट 1 एटीएम प्रेशर या फिर एट 1 बार प्रेशर। जब 1 बार प्रेशर आप लोग लेते हो एंड उस पे जो भी गैस सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी वो क्या हो जाएगा? हेनरीज लॉ कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है गाइस? ये है हेनरीज लॉ का कहना, बहुत ही सिंपल है। इसके ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके अप्लीकेशंस को समझते हैं। दैट इज अप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, अप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। अब आप लोगों ने कई सारे इसके एप्लीकेशन अपने डेली लाइफ में देखा है। ये पहला वाला तो देखा ही है, दैट इज कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाला। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जो भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है वो सारे, थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, सारे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है। क्या होता है अगर हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की बोतल को ओपन करते हैं तो पट से आवाज़ आती है ना, गैस रिलीज होने का आवाज़ आता है। जब हम लोग कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब कोल्ड ड्रिंक्स को बोतल में फिल करते हैं, सपोज करिए कोई भी एक बोतल है, ये एक कोई भी एक बोतल होगा, है ना। जब हम लोग इसमें कोल्ड ड्रिंक को फिल करते हैं तो कोल्ड ड्रिंक का जो भी लेवल है, ये कोल्ड ड्रिंक का अगर लेवल है तो इस बोतल को सील करने से पहले हम लोग इसके ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, एयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का प्रेशर। अब जैसे जैसे प्रेशर, ये देखिए सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन है, ये गैस है, तो जैसे जैसे हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सोलूबल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ। सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर कह रहा है ना, तो ये सोलूबल हो जाएगी, राइट। ये सोलूबल हो जाएगी, ठीक है। बॉटल को हमने कर लिया सील, अब ओपनर से उसे ओपन करिए। जैसे ही आप लोग बॉटल की लीड को ओपन करोगे, अंदर का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर सिर्फ 1 एटीएम के आसपास है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैस एकदम से फ्लो हो जाएगी, मतलब सोलुबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, गैसेस निकल जाएंगे। आपको पता है कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करते समय कार्बन डाइऑक्साइड की इफरवेसेंस निकलते हैं। ये एक एप्लीकेशन हम लोग दे सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन हम लोग दे सकते हैं कि जो भी पर्सन्स हायर अल्टीट्यूड पे रहते हैं, जैसे लद्दाख वगैरह या फिर और भी कोई एरिया जो हायर अल्टीट्यूड पे, हिमालयन रीजन का, क्या आपको पता है जैसे जैसे हम लोग हायर अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक एयर का जो प्रेशर है वो कम होता है। हाँ, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर अगर कम होता है तो इसका मतलब ये कि सर ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर,
बराबर है ना। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर मतलब एयर में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ये कम हो जाएगी। हाँ, ऑक्सीजन की कमी से बहुत प्रॉब्लम होते हैं भैया, कोरोना इफेक्ट आपको पता होगा। लेकिन जो पर्सन हायर अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनमें भी ऑक्सीजन की कमी का प्रॉब्लम होता है, एंड वहाँ उन लोगों में एक प्रॉब्लम आपको मिलता है दैट इज कॉल्ड एज एनॉक्सिया। एनॉक्सिया मतलब एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर टिश्यूज़ में हम लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी क्या होती है, कम, जिसके कारण जो लोग हायर अल्टीट्यूड पे रहते हैं उन्हें ब्रीदिंग प्रॉब्लम वगैरह हो सकते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम लोग देते हैं स्कूबा डाइवर्स का। अब ये स्कूबा डाइवर्स मतलब क्या, गोताखोर। ये जब डीप समुद्र में गोता लगाते हैं तो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं। सोचिए जैसे जैसे ये अंदर जाएंगे वैसे वैसे इनकी बॉडी के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा, एंड प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे अगर इन्होंने एयर का सिलेंडर अपने साथ लेकर गए तो प्रेशर के कारण जो गैस इनके बॉडी में जा रही है वो गैस इनके ब्लड स्ट्रीम में डिजोल्व हो जाएगी, क्योंकि प्रेशर बढ़ने से गैस की सोलबिलिटी बढ़ती है। हाँ ठीक है, अब इन्हें बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम लोग स्कूबा डाइवर्स को बाहर निकालेंगे तो ये क्या होगा, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड में आ रहा है। तो जैसे जैसे प्रेशर लो होता जाएगा वैसे वैसे जो ऑक्सीजन एक्सेस में है इनके बॉडी में एंड जो नाइट्रोजन है, क्योंकि एयर मतलब मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या हो जाएगा, सोलबिलिटी इनकी कम हो जाएगी, ब्लड में से बाहर आने की कोशिश करेगा। लेकिन जब ये होता है तो जो नाइट्रोजन है ये वेंस में ब्लॉकेज बना देता है, बबल्स बना देता है, एंड मेडिकल लैंग्वेज में इसे बेंड्स कहते हैं। और ये जो बेंड्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं, कभी कभी तो ये स्कूबा डाइवर्स की जान भी ले सकते हैं। तो सर ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि जो एयर है उस एयर के सिलेंडर्स को थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं विद द हीलियम। मीन्स जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो अपने साथ जो एयर लेके जाते हैं उसमें मिक्सचर होता है हीलियम, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का, राइट। हीलियम उसमें हम लोग जनरली रखते हैं 11.7% के आसपास। ऑक्सीजन की बात करें तो ये 32.1 होता है, एंड ये नियर अबाउट 56.1 के आसपास होता है, ठीक है। 56.2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा जो भी होगा। तो देखिए नाइट्रोजन डाइल्यूट हो गया, नाइट्रोजन डाइल्यूट होने के कारण अब सर हीलियम से कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं, हीलियम तो केमिकली इनर्ट है भैया, एंड हीलियम की तो सोलबिलिटी काफ़ी कम है। सो देयरफॉर ये जो स्कूबा डाइवर्स वगैरह होते हैं इसमें हीलियम थोड़ा सा ऐड किया जाता है, एंड अगेन जो मेडिकल ऑक्सीजन होते हैं उसमें भी कोई 100% प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि 100% प्योर ऑक्सीजन अगर है तो हमारी बॉडी में कई सारे केमिकल से जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। सो डेफिनेटली उसमें भी थोड़ा सा नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता होगा, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे नाइट्रोजन के कारण हमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं होता। तो ये है हेनरीज लॉ एंड ये है इसका एप्लीकेशन। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या होगा अगर ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल मैंने इमेजिन करवाया था ना, जस्ट इमेजिन घर में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लीजिए, हाँ बिल्कुल लीजिए, एंड कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेने के बाद उसे पैर से ओपन करिए ताकि बहुत सारी गैस बाहर ना आ जाए, एंड उसमें ऐड कर दीजिए सोडियम क्लोराइड। क्या होगा सोचोगे और बताओगे। तो गाइस अभी हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ रहे थे, उसका एप्लीकेशन भी हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ते हैं, एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ। दुनिया में हर चीज़ का एक्सेप्शन प्रेजेंट है, एंड केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है ना। हेनरीज लॉ का कहना क्या था कि सोलबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे सोलबिलिटी ऑफ द गैस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक्सेप्शनल गैसेस आपको मिलती हैं अमोनिया एंड CO2, ये पोलर गैसेस है। जैसे ही आप लोग सपोज करिए कि ये पानी है एंड इसमें CO2 डिजोल्व करना चाहते हो या फिर इसमें अमोनिया डिजोल्व करना चाहते हो बाय अप्लाइंग प्रेशर अप्लाई करते हैं। जैसे जैसे हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं ना, इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि इनकी जो सोलबिलिटी है, इन गैसेस की सोलबिलिटी, ये हेनरीज लॉ के हिसाब से जो सोलबिलिटी आती है उससे भी ज़्यादा मिलती है ना एक्सेप्शन। ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न अगर पूछ लिया तो इसका रीज़न ये है कि ये जो गैसेस है गाइस, ये गैसेस पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। ये गैसेस जब पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है, जैसे अमोनिया पानी के साथ रिएक्ट करता है तो ये बिहेव करता है एज अ अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
देखिए NH4 पॉजिटिव एंड OH निगेटिव, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया पानी के साथ कंबाइन होगा, इसलिए सोलबिलिटी क्या हो जाएगी, एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बनता है जो कि इस तरीके से बिहेव कर सकता है, और H पॉजिटिव प्लस HCO3 1 निगेटिव ऐसे भी हम लोग रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शन भी है हेनरीज लॉ के ऊपर। अब हेनरीज लॉ के ऊपर छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्टेट बोर्ड में भी पूछे जाते हैं 2 मार्क के लिए। देखते हैं इन न्यूमेरिकल्स का कहना क्या है। देखिए आपके पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 4 न्यूमेरिकल है, इन चारों को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं साइमल्टेनियसली। पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द सोलबिलिटी ऑफ द N2 गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर इज 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट एंड देन सेकेंड कहता है कि मोलैरिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस डिजोल्व्ड इन वाटर, मतलब सोलबिलिटी, molarity of nitrogen gas dissolved in water under atmospheric conditions when partial pressure of nitrogen in the atmosphere is 0.75 बार। देखिए अब इसमें अगर हम लोग गिवन की तरफ ध्यान दें तो हमें पहले लाइन में सोलबिलिटी दिया है, क्या है सोलबिलिटी, दैट इज 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर। कितने प्रेशर पे गिवन है गाइस, ये 1 बार पे है। क्या फाइंड आउट करना है, पहले तो KH फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करके देते हैं। वी नो दैट S इज इक्वल टू KH इंटू P होता है, सो देयरफॉर KH इज इक्वल टू S बाय P हो गया। तो S कितना है आपके पास 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 1 बार। ये आंसर इतना ही आ गया क्योंकि ये 1 है, तो 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4 यूनिट देखिए मोल पर लीटर पर बार, ये आ गया KH हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन। इसमें सेकंड क्या कहता है, आपको सोलबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कहता है। नाउ सोलबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू प्रेशर, प्रेशर किसका, नाइट्रोजन का, राइट। तो KH कितना है आपके पास, तो 6.85 इंटू 10 टू द पावर -4। देन इसके बाद अगर हम लोग प्रेशर को देखते हैं तो प्रेशर कितना है 0.75 बराबर है, इंटू 0.75 बार का। इसका आंसर आप लोग चेक करिए, इसे सॉल्व करके देखिए, आपको इसका आंसर जो मिलता है ये मिलता है 5.138 इंटू 10 टू द पावर -4। सोलबिलिटी पूछा, मोल पर लीटर आएगा, क्योंकि यहाँ से बार इनवर्स एंड यहाँ से बार कैंसिल हो जाएगा, आप लोगों को मिलेगा सोलबिलिटी का आंसर। इस क्वेश्चन को देखिए, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br मतलब मिथाइल ब्रोमाइड is 0.159 मोल पर लीटर पर बार at 25 डिग्री सेल्सियस। What is the solubility of the CH3Br in water at 25 डिग्री सेल्सियस and at a pressure of 130 mmHg। देखिए यहाँ पर क्या गिवन है आपके पास, हेनरी लॉ कांस्टेंट मतलब क्या है, KH कितना है 0.159 मोल पर लीटर पर बार, ठीक है। व्हाट इज द सोलबिलिटी, सोलबिलिटी फाइंड आउट करके देना है। एंड प्रेशर आपको कितना लेने के लिए कहा है, 130 mmHg। गाइस ये चलेगा नहीं, आपको यहाँ पर यूनिट दिख रहा है बार, तो हमें प्रेशर को पहले बार में लाना पड़ेगा। तो प्रेशर को बार में कैसे लाते हैं, क्या आपको पता है, एक ATM में अगर हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं तो 1 ATM का प्रेशर मतलब 760 mmHg होता है, राइट। तो 760 mmHg पर ATM ये होता है, एंड ये कितना है 130 mmHg। देखिए ये mmHg कैंसिल हो गया, यहाँ पर जो भी प्रेशर आएगा उसका यूनिट हमें क्या मिलेगा गाइस, ATM मिलेगा। एंड इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो ये होता है 0.171 ATM, राइट। लेकिन हमें किस में चाहिए, ये बार में चाहिए, दैट इज इक्वल टू 0.171 ATM इंटू 1.013 बार पर ATM होता है, बार पर ATM। तो ये लीजिए ATM कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर आपको मिलता है 0.173 बार। अब आ गया आपके पास प्रेशर जो रिक्वायर्ड है।
सोचिए आपको क्या निकालना है, सोलुबिलिटी। सोलुबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, KH अपॉन पी है, सॉरी KH इंटू पी। KH दिया है 0.159 यूनिट के साथ आप लोग रख सकते हैं। देखिए मोल पर लीटर पर बार इंटू प्रेशर कितना आ गया 0.173 बार। तो बार इनवर्स बार के साथ कैंसिल हो गया, ये आपको मिलेगा 0.271 मोल पर लीटर। आ गई सोलुबिलिटी। बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन, इस तरीके से इसे सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है कि व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मतलब सोलुबिलिटी एट 25 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर इफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है 0.22 atm का दिया है। यहाँ पर प्रेशर दोनों एटीएम में है तो एटीएम में ही आंसर हम लोग निकालेंगे। एंड हेनरीज लॉ कांस्टेंट देखिए ये कितना है फॉर ऑक्सीजन 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम। तो आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो KH है, कितना है दैट इज 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है आपके पास कितना है तो 0.22 atm। तो सिर्फ सोलुबिलिटी तो निकालनी है। तो सर सोलुबिलिटी इज इक्वल टू होता है KH इंटू पी। हाँ 1.3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर डीएम क्यूब पर एटीएम इंटू 0.22 atm। इसका आंसर अगर हम लोग देखें तो ये आप लोगों को मिलता है 0.286 इंटू 10 टू द पावर -3। ये चेक करेंगे मेरे पास बराबर आंसर नहीं है इसका। 0.286 यूनिट देख लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज मोल पर डीएम क्यूब। आई थिंक मुझे लगता है कि बस इतना ही आंसर आएगा इसका। आप लोग इसे चेक करेंगे एंड मुझे बताएंगे। एंड ये हो गया क्लियर। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, फिश generally needs oxygen concentration in water at least 3.8 मिलीग्राम पर लीटर। 3.8 मिलीग्राम पर लीटर का ऑक्सीजन डिमांड होता है फिश के लिए फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए। व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबोव द वाटर, व्हाट पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अबोव द वाटर लेवल इज नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फिश गिवन द solubility of oxygen in water at a 0 degree Celsius and 1 atm partial pressure is a 2.2 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर। नाउ अब आप लोग जरा सोचिए हमें क्या कहता है कि रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। अब कॉन्सेंट्रेशन अगर रिक्वायर्ड है तो ये आपको दिया है 3.8 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 3.8 डिवाइडेड बाय 32 बराबर है। ये देखिए मास अपॉन मोलर मास का कॉन्सेंट्रेशन है एंड इसे मैं ला लेता हूँ मोल्स में, तो ये हो गया मोल पर लीटर में, मतलब सोलुबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, ये हो गई सोलुबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन क्योंकि हमें मोल पर लीटर में चाहिए। फिर हमें सोलुबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, सोलुबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ये रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, कितनी दी है दैट इज 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 मोल पर लीटर है। आपको कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा जब प्रेशर कितना है 1 atm है न्यूमेरिकल में 1 atm पे है। तो जब 1 atm पे है तो सबसे पहले आप फाइंड आउट करोगे गाइस KH इज इक्वल टू S/P होता है। S कितना है आपके पास 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 1। इसका यूनिट अगर हम लोग निकाल कर देखें तो इसका यूनिट आएगा मोल पर लीटर पर एटीएम, ये आएगा। ये हो गई वैल्यू किसकी KH की हो गई। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर निकालना है तो यहाँ से आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है S इज इक्वल टू KH इंटू P। अब ऑक्सीजन के लिए अप्लाई करते हैं तो पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू क्या S अपॉन KH हो जाएगा S अपॉन KH। S की वैल्यू आपके पास क्या आई है तो S की वैल्यू आई है 3.8 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाय 32 एंड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में KH है तो ये 1 अपॉन 2.2 इंटू 10 टू द पावर -3 कर लीजिए।
तो पार्शियल प्रेशर निकालेंगे तो यूनिट किस में आ जाएगा, एटीएम में। करिए तो इसे कैलकुलेट, ये आप लोगों को मिलता है 0.0539 के आसपास। तो इस तरीके से हेनरीज लॉ के ऊपर के न्यूमेरिकल्स हमें पूछे जा सकते हैं, स्टेट बोर्ड में भी एंड एंट्रेंस में भी पूछे जा सकते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस। तो क्लियर है ये।